अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है, इट इज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको लिखा जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि जो आप यहाँ पर आई लिख रहे हो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे जो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ए पॉइंट से पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी उसकी डायरेक्शन तो ये होने वाली है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होने वाली। ठीक है, और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया अबाउट द पॉइंट ओ, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको लिखा जाएगा, इट इज आल्सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर मोमेंटम होगा आर वेक्टर और क्रॉस पी वेक्टर, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो आपको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम को पहली बात तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। ठीक है, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या फिर आप इसे एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, एम वी आर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड वी। ठीक है, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी आर परपेंडिकुलर, जैसे हम टॉर्क में करते थे, सिंपली आपको परपेंडिकुलर देख लेना है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि हेयर आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए अबाउट ओ, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर साइन थीटा या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर कोई रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है वो लिखा जाता है आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई इंटू ओमेगा। याद रखना ये हम कब यूज कर रहे हैं, इट इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन, जब कोई बॉडी बस रोटेट ही कर रही है, ठीक है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रही है, तो उस केस में उसकी एंगुलर मोमेंटम को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है आई इंटू ओमेगा से। ठीक है, और यहां पर अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, केवल उसके पास लिनियर वेलोसिटी है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को आप ऐसे लिखोगे, और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है आई इंटू ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट ए बी। ये ए बी क्या है, जैसे अगर ये आपकी कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई अगर रिजिड बॉडी है और वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, लेट्स मैं कह रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये एक्सिस आपका ए बी है। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, आपको उस एक्सिस के अबाउट क्या लिखना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो वही कह रहा है कि आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट ए बी। ठीक है, इट इज द ए बी एक्सिस जिसके अबाउट आपकी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, आप मास एम, ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट आपकी रॉड रोटेट कर रही है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि उसने इस डिस्टेंस को आपको कितना दे रखा है, एल। ठीक है, यहां से इस डिस्टेंस को उसने आपको दे रखा है एल, और यहां से इस डिस्टेंस को उसने कितना दे रखा है, 2l। कितना दे रखा है, 2l। तो जब मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आई इंटू ओमेगा, लेकिन आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझो कि ये एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 3l।
टोटल लेंथ कितनी है इसकी 3L, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 3L, समझना, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहां पर होने वाला है, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहां से भी कितने पर होगा ये 3L/2 पे, और यहां से भी कितने पर होगा 3L/2 पे, क्योंकि टोटल लेंथ जो आपको रॉड की दे रखी है वो कितनी दे रखी है L 3L, नॉट L 3L, ठीक है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करूं तो वो कितना होता है, वो होता है ml²/12। तो टोटल लेंथ है 3L, तो ये हो जाएगा ml²/12। इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है। कौन से एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट आपकी रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये लेंथ उसने आपको दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज L, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो उसने कितना दे रखा है, L आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास और प्लस का m/r²। r कौन सा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच का, दिस डिस्टेंस इज r। और ये r फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात है नहीं, यहां से यहां लेकर टोटल डिस्टेंस आपके पास है 3L/2 और ये आपके पास L/2 है, ठीक है। तो अगर मैं इस r के बारे में बात करूं तो ये मेरा होने वाला है 3L/2 और माइनस का L, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/2, ठीक है, कितना हो जाएगा L/2। तो सिंपली अगर मैं अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाने वाला है ml²/12, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा m/L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 9ml²/12 और प्लस का ml²/4, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 3ml²/12 और प्लस का 3ml²/4 नॉट 12, 3ml²/4 और प्लस कितना हो जाए आपके पास ये ml²/4। तो ये आपके पास कंप्लीटली कितना हो गया, इट इज द ml²। तो ये आपके पास आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होने वाला है वो हो जाएगा ml² और इनटू का ओमेगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो उस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो जिस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, बस उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। फिर यहाँ पर तो केवल और केवल क्या था, प्योर रोटेशन ही था, ट्रांसलेट तो हो नहीं रहा था, ये आपकी रॉड मूव तो कर नहीं रही थी, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या आने वाला था, ठीक है, I इंटू ओमेगा वाला ही आने वाला था यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि अब एक पार्टिकल है जिसका मास आपको 1 kg दे रखा है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x+4, ठीक है, बोथ x एंड y आर इन मीटर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड और पूछ क्या रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। तो आपको लाइन दे रखी है y इक्वल टू x+4, कितनी दे रखी है y इक्वल टू x+4, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये लाइन बनने वाली कैसे है। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूं, ठीक है, अगर मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां से x इक्वल टू मेरे पास कितना आने वाला है -4, और अगर मैंने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो मेरे पास y इक्वल टू कितना आने वाला है 4। मतलब इट इज ए लाइन, यहां से मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया -4, 0, और यहां से एक मुझे क्या मिल गया 0, 4। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन के बारे में सोचना चाहूं तो ये कुछ ऐसी लाइन है, ये मेरा हो गया ओरिजिन, ठीक है, 0, 0,
यहां पर कहीं मुझे मिलने वाला है -4,0, ठीक है, और कहीं यहां मुझे मिलने वाला है 0,4, और इट इज ए स्ट्रेट लाइन y=x+4, तो ये कुछ ऐसी लाइन है। और इस लाइन पे मेरा जो पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास आपको दे रखा है 1 kg और वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, वो इस पे मूव कर रहा है। मतलब उसका जो लीनियर मोमेंटम होने वाला है उस लाइन के लॉन्ग है, समझ रहे हो, m/v। और मुझे एंगुलर मोमेंटम पूछा है इस पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, किसके अबाउट पूछा है, पॉइंट ओ के अबाउट पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, देखो मुझे देखो चाहिए, अगर मैं यहां पर देखो लिखूंगा कि जब मैं एंगुलर मोमेंटम यहां पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम में लिखने वाला हूं m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, या फिर अगर मुझे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम तो पता ही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं m इंटू वी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि आर परपेंडिकुलर निकालना आसान है ना। अगर मैंने इस पॉइंट से यहां पर ये डाल दिया, यही तो परपेंडिकुलर है, यहां पर 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल मुझे पता है क्या, बिल्कुल पता है ये एंगल, कैसे, ये लेंथ कितना है 4, ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये आपके पास अगर 4 है, तो ये बता सकते हैं साइन, अगर मैं लिखूं कि साइन 45 इक्वल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस जो आपको चाहिए r, इट इज द परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, इट इज द 4, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो 90 डिग्री कहाँ बनता है, यहां पर ना, तो ये तो मेरा बेस हो गया ना, इट इज द बेस। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आपका क्या होगा, हाइपोटेनस, तो ये मेरा क्या होने वाला है, हाइपोटेनस, ठीक है। और थीटा के बिल्कुल सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया r डिवाइड बाई 4, और साइन 45 होता है 1/√2, तो यहां से आपके पास r आ गया, कितना आ गया, इट इज 4/√2, ठीक है। मतलब आपके पास r परपेंडिकुलर आ गया, इट इज 4/√2, तो बस आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। m इंटू वी, मास आपको कितना दे रखा है 1, वेलोसिटी आपको दे रखी है 2, r परपेंडिकुलर आपने निकाल दिया, इट इज 4/√2, तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 8/√2, ठीक है, इट इज द एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा। तो ठीक है, आपने क्या किया कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से अल्फा एंगल पे u इनिशियल स्पीड से आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब ये करने वाला है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इस समय मुझे पता है इसके पास केवल और केवल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जो कि होगी u cos अल्फा, बिकॉज इट हाईएस्ट पॉइंट था ट्रेजेक्टरी। यहां पर तो आपके पास जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होने वाली है वो कितनी होगी, 0, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और इस पार्टिकल का मास कितना है, m, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, क्या मैं इसमें m से मल्टीप्लाई कर दूं, m इंटू वी, ये मेरा लीनियर मोमेंटम होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इसकी डायरेक्शन यही होने वाली है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर परपेंडिकुलर, क्या चाहिए, आर परपेंडिकुलर। तो सोचो आर परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, मैंने कहा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, समझना, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं परपेंडिकुलर बस डिस्टेंस देखने के लिए,
तो क्या यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? और ये डिस्टेंस नथिंग बट यही है ना, एच मैक्स। ठीक, एच मैक्स। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस अगर मुझसे यहां पर कोई पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहाँ पे एम यू कॉस अल्फा और इंटू का एच मैक्स, इट इज द आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एच मैक्स के बारे में बात करूं तो एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स आपका होगा यू आई। ठीक है, यू आई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, इसलिए इट इज द यू कॉस अल्फा, सॉरी यू साइन अल्फा। कितना है? इट इज द यू साइन अल्फा। ठीक है, तो एच मैक्स आपके पास कितना हो गया? यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, मतलब ये आपके पास हो गया यू साइन अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई टू जी, आपके पास आ गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एम यू कॉस अल्फा और कितना आ गया आपके पास, इनटू का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड बाई टू जी, ये आपके पास आ गई। ठीक है, यहां पर अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा कब बन सकता था, अगर मुझसे पूछता ये कि आप उसको एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं, जब ये पार्टिकल इस ग्राउंड पर लैंड करने वाला। सोचना, जब ये पार्टिकल इस ग्राउंड पर लैंड करने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और वे यही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से आपने इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया था, वही वेलोसिटी होने वाली है ना। जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहां पर जो वेलोसिटी अपवर्ड में होगी वही वेलोसिटी यहां पर होगी इस डायरेक्शन में, केवल उसका डायरेक्शन चेंज हो जाने वाला है और तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मुझे पता है यू ही होने वाला है। तो इस समय इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा एम इंटू यू, इसकी डायरेक्शन ये होने वाली है। अब मुझे चाहिए आर परपेंडिकुलर। अब मुझे पता है ये आर परपेंडिकुलर तो मेरा है नहीं, यहां से तो ये 90 डिग्री है नहीं, कुछ एंगल होगा, पता नहीं क्या एंगल है, लेकिन मुझे चाहिए आर परपेंडिकुलर बाय द वे। तो इसके बारे में हम क्यों ही सोचें। समझ में आ रहा है? मैं इसको नीचे लेके बना के बताता हूं आपको। तो मैं इसको देखो दूसरे पेज में लेता हूं। ठीक है, तो देखो आपने इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल स्पीड आपके पास कितना था यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास कितना था अल्फा। ठीक है, आपने इसको किया था प्रोजेक्ट, ठीक है, ये कहीं यहां गिरेगा और इसकी गिरते समय जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये होने वाली है, और ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ही होने वाला है, ये तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां पर एक बात और मैंने कर दिया कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है, जब आप इसके एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ की बात कर रहे हो, तो वो ये डिस्टेंस नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होने वाली है। ठीक है, तो आप एक काम करो कि इस लीनियर मोमेंटम वाली लाइन को थोड़ा सा आप आगे शिफ्ट करो। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट करो। ठीक है, और फिर यहां से आप इस पे क्या डालो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो बिल्कुल इस पे, इट इज अ परपेंडिकुलर, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है ये लेंथ मुझे चाहिए, ये लेंथ, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी अल्फा ही होने वाला है। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो फिर तो खत्म हो गया, ये आपका क्या है, आप कहोगे ये मेरा रेंज है। तो ये जो आपको डिस्टेंस चाहिए ये कितना होगा, ये आर, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा।
आपका जो यहाँ पर आप लिख दोगे आपका एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, एम यू और इंटू आर साइन अल्फा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मुझसे एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पूछा था ना, हाईएस्ट पॉइंट आपने ट्रेजेक्टरी, तो यहां पर तो कोई दिक्कत थी नहीं, आपके पास वेलोसिटी डायरेक्शन ये थी, आपको दिखा कि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो ये आपका होने वाला है आर परपेंडिकुलर, तो इट इज नथिंग बट द एच मैक्स। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, जब ये लैंड कर रहा होगा तो आपकी ये लेंथ जो है, ये जो डिस्टेंस है रेंज, इट इज नॉट द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये आपकी वेलोसिटी है, मतलब आपका m इंटू यू जो लीनियर मोमेंटम है वो भी यही डायरेक्शन है, तो आप लीनियर मोमेंटम लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और जिस पॉइंट के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है आप उस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, जैसे आपने परपेंडिकुलर डाला, अब आपको एक तो चीज पता है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने यू स्पीड फेंका तो लैंड करते समय भी इसकी स्पीड यू ही होने वाली है, और ये एंगल अगर प्रोजेक्शन ऑफ एंगल अल्फा, तो ये भी गिरते समय ये जो एंगल बनाएगी वो अल्फा ही बनाने वाली है। ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये आपका रेंज आर है, तो सिंपली ये जो आपको चाहिए इट इज द परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाने वाला है आर साइन अल्फा। ठीक है, और उसके बाद आपने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, कि जो आपका टॉर्क होता है टाउ, ये होता है डीएल बाई डी टी। क्या होता है, डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, टॉर्क। इट इज द टॉर्क। तो कभी कभी क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर हमको टॉर्क निकालना बहुत आसान होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम टॉर्क निकाल लेंगे और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकल करके चली आएगी। ठीक, जैसे इस प्रॉब्लम में देखो, इसने का एक पार्टिकल है मास m को, आपने उसको प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, इनिशियल स्पीड आपको u दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको अल्फा दे रखा है, लेकिन आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t। ठीक है, एट एनी टाइम टी, या फिर आप बात करो आफ्टर द प्रोजेक्शन की, अगर मैं, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट किया तो टी टाइम बाद उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनिशियल स्पीड u से एट ए प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, अल्फा से अगर आपने उसको प्रोजेक्ट किया, तो ये तो करने वाला है प्रोजेक्टाइल किसी, मान लेते हैं कि टी टाइम पे, ठीक है, किसी टी टाइम पे, लेट सपोज मेरा पार्टिकल यहां पर है। ठीक, अब यहां पर सोचो, आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहां पर ये नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप यूएक्स निकालो, आप यूआई निकालो, ठीक है, हार्ड नहीं है, मतलब कि आप यूएक्स निकाल सकते हो ना, यूएक्स तो चेंज नहीं होने वाला है, यूआई आप निकाल लोगे। ठीक है, इनिशियल आपको पता है इट इज द यू साइन अल्फा, टी टाइम बाद कितना होता है, यू साइन अल्फा माइनस सी टी, आपके पास नेट वेलोसिटी आ गई। अब ये आपके पास होने वाली है एंगुलर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब यहां पर दूसरी बात, आपको आर परपेंडिकुलर देखने में कठिन होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर आप सोचो, आपके लिए टॉर्क लिखना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि यहां पर टॉर्क आने वाला है केवल और केवल इस पार्टिकल के वेट का, और तो कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, और तो कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और कंफर्म है कि इसका mg की डायरेक्शन तो यही होने वाला है, बिल्कुल डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, mg। ठीक है, अगर मैं इसका टॉर्क लिखूं, अगर मैं इसका टॉर्क लिखूं, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट में लिख रहा हूं टॉर्क, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे आप टी टाइम की बात कर रहे हो। ठीक है, इसके पास जो यूएक्स था, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो था यू कॉस अल्फा, तो टी टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस हो गया होगा, आप कहोगे यू कॉस अल्फा और इनटू का टी। तो अगर मैं यहां पर टॉर्क की बात करूं,
तो टॉर्क कितना होने वाला है, तो टॉर्क होने वाला है mg और इंटू का u cos अल्फा इंटू टी। टॉर्क आपने लिख दिया, किसके अबाउट, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसके ही अबाउट वो आपसे क्या जानना चाहता है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो आपने लिखा है किसके बराबर होगा, dl बाई dt। तो सिंपली आप क्या कर दो, यहां पर इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, mg u cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर करो, और ये हो गया t डॉट dt, और सिंपली यू कैन इंटीग्रेट। तो यहां से आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाने वाला है, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा mg u cos अल्फा और इंटू का टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये कभी कभी इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी कि कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आर परपेंडिकुलर निकालना थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो वहां पर आप ये देखो कि इसका टॉर्क लिखना कहीं आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने टॉर्क लिख लिया तो टाउ इक्वल टू हम लगाएंगे dl बाई dt, और टॉर्क को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, और वहां से निकाल लेंगे एंगुलर मोमेंटम। केवल एक चीज याद रखना, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट लिखना, ठीक है। ऐसे यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम मुझसे पूछा है ना आफ्टर टाइम टी, वो पूछा है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट आपको बताना है एट एनी टाइम टी, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम, तो आप टॉर्क इसी के अबाउट लिखना, ठीक है। और यहां पर केवल एक ही फोर्स था, इस पार्टिकल का जो वेट था, अगर इसका मास m है तो हमने सीधे इसके mg का टॉर्क लिखा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेट, ठीक, और वहां से मेरे पास क्या निकल के चले आएगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये क्या बोलता है कि इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 अबाउट a point or an axis, अगर किसी पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट अगर आपका टाउ एक्सटर्नल 0 है, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक, अगर आपका टाउ एक्सटर्नल है 0, इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखोगे dl बाई dt इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। आपका जो L इनिशियल होगा वही क्या होने वाला है, L फाइनल। आप तो ये याद रखो, अगर मेरा किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट अगर मेरा टाउ एक्सटर्नल 0 हो गया, तो उस केस में मेरी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होने वाली है, कंजर्व होने वाली है। इनिशियल इक्वल टू हमको क्या करना है, फाइनल। याद रखना, इट इज द टाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा अगर वो 0 है, तो इंटरनल फोर्स तो मुझे देखना ही नहीं। अगर इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होना चाहिए, बस ये चीज आप याद रखो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे, जो पहले से प्रेजेंट है, इट इज नॉट द एक्सटर्नल, इट इज द इंटरनल फोर्स, ठीक है। किसी सिस्टम पे अगर कोई फोर्स पहले से ही है तो वो हमने थोड़ी ना लगाया है, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने नहीं लगाया है, इट इज द इंटरनल फोर्स। अगर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, तो फिर वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है। जैसे देखो करा कि अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक, रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इज द ओमेगा नॉट, ठीक है। आपके पास एक व्हील है, मान लेते इट इज समथिंग लाइक दैट, समझने के लिए
ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ये एक्सिस के अबाउट लेट रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है, ओमेगा नॉट दे रखी है। कह रहा है कि इट पिक अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एट इट्स एज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इसकी एज पर इसने एक स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m को क्या कर लिया, पिकअप कर लिया। अब समझना, आपसे कह रहा है कि फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो इनिशियली केवल और केवल ये रोटेट कर रहा था एक एक्सिस के अबाउट, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी आई। तो इसके पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो केवल और केवल रोटेशनल का है, जो कि हम बोलेंगे कि होगा आई इंटू ओमेगा नॉट। कितना होगा, आई इंटू ओमेगा नॉट होने वाला है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो, आपने क्या किया कि इट पिक अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, अब यहां पर जो समझ में आना चाहिए कि यहां पर टाउ एक्सटर्नल 0 है, कैसे वो समझो। मैं कह रहा हूं टाउ एक्सटर्नल 0 है, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, पहली बात तो समझ लेना कि फ्रिक्शन इट इज द इंटरनल फोर्स। अगर फ्रिक्शन का टॉक्स दिमाग में आ रहा है तो फ्रिक्शन यहां पर इंटरनल फोर्स होने वाला है। ठीक है, फ्रिक्शन इट इज द इंटरनल फोर्स, उसका टॉर्क है, 0 नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज ए इंटरनल फोर्स। इन दिस केस फ्रिक्शन हमने नहीं दिया है, वो था वहां पे, तो वहां पर जो फ्रिक्शन का टॉर्क आने वाला है, पहली बात तो वो इंटरनल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर आप वेट की बात करो, mg की बात करो, तो यहां पर समझो ना, जो ये व्हील था इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके पास तो पहले से ही मास था, मास इसके पास पहले से था, और आपने बाद में एक m मास के पार्टिकल को और पुट कर दिया, जेंटली स्टेशनरी पार्टिकल को पुट कर दिया, तो सिस्टम के पास पहले से मास था, आपने m मास और रख दिया, ठीक है, पूरे सिस्टम का मास हो गया टोटल। पहले अगर कैपिटल M था, बाद में स्मॉल m कर दिया, टोटल हो गया m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, मतलब यहां पे आपका जो वेट होने वाला है इट इज आल्सो द इंटरनल फोर्स, तो उसके बारे में भी बिल्कुल दिमाग मत लगाना। ठीक है, हमने कोई फोर्स यहां नहीं लगाया इसको पुट करते समय, तो यहां पर टाउ एक्सटर्नल कितना है, 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन अगर होगा भी तो फ्रिक्शन यहां पर होगा इंटरनल फोर्स, नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पर वेट भी आपका इंटरनल होने वाला है। आपके पास इस व्हील के पास पहले से कुछ मास था, आपने थोड़ा सा और पुट कर दिया, तो ठीक है, पूरे सिस्टम का मास हो गया कंप्लीटली मास। इट इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, इट इज द इंटरनल फोर्स। वेट तो पहले से ही था व्हील के पास। ठीक है, अरे वेट पहले से ही था व्हील के पास, आपने m और पुट कर दिया तो वो कंप्लीट टोटल मास हो गया। इट इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, इट इज द इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इस केस में आपका टाउ एक्सटर्नल होने वाला है 0। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है जिसकी वजह से यहां पर टॉर्क आ रहा, तो अगर वो 0 है तो मैं कहूंगा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी। ठीक, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके पास था आई इंटू ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, आप कहोगे यहां पर दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक तो आएगा व्हील का और एक आएगा पार्टिकल का, और इंटू ओमेगा डैश, जो कि नई एंगुलर स्पीड हो गई होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आई इंटू ओमेगा नॉट। व्हील का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी आई है, पार्टिकल का कहोगे अगर इसका रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल आर और अगर इसका मास है m, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी m इंटू आर स्क्वायर और इंटू का ओमेगा डैश। तो यहां से जो आपके पास न्यू एंगुलर स्पीड निकल करके आने वाली है वो कितनी हो जाएगी, आई इंटू ओमेगा नॉट और डिवाइड बाई आई प्लस m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर नाउ अटैच्ड एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग। इस केस में क्या हुआ कि आपके पास जो रिंग थी
ठीक है, वो ओमेगा नॉट से क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। कितने से, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही थी। ठीक है, इस एक्सिस को न दिखा करके, अगर ये रिंग की बात कर रहा है, सर्कुलर रिंग ऑफ मास रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, तो ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। अब आपने क्या किया कि आपने टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m को डायमेट्रिकली अपोजिट पे पुट कर दिया। एक पार्टिकल को आपने यहां पर रख दिया और एक पार्टिकल को आपने यहां पर रख दिया। अगेन यहां पर आपके पास टाउ एक्सटर्नल कितना होने वाला है, 0। तो यहां पे आपका होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, L इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा आपके पास L फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूं तो आपकी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितनी होगी, m इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, और इंटू का ओमेगा नॉट, और फाइनली कितना हो जाएगा, तो इस रिंग का तो कितना है, mr स्क्वायर ही है, प्लस आपने दो पार्टिकल पुट किया आप मास m, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर और प्लस का m इंटू आर स्क्वायर, और नया एंगुलर स्पीड आपके पास हो जाएगा ओमेगा डैश। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो एंगुलर स्पीड आ जाने वाली है वो कितनी आ जाएगी, तो m इंटू ओमेगा नॉट, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल M और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टाउ एक्सटर्नल 0 है, तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी, और एक रिंग है, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो अगर आपको एक्सिस नहीं दे रखा तो आप इस एक्सिस को लेना, ठीक है, जिसके अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर। डिस्क दे रखा हो तो mr स्क्वायर बाई 2 वाली एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अगर कोई एक बॉडी है और वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है और रोटेशनल मोशन भी कर रही है, तो उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग लीनियर वेलोसिटी, ठीक, ऑफ अ जनरल पार्टिकल p। आप वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड काट दोगे वेलोसिटी का तो आपको स्पीड दे देगी। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अगर हम समझते हैं कि अगर ये मेरे पास एक ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। ठीक है, ओमेगा से क्या कर रही है, ये रोटेट भी कर रही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर किसी भी पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी बतानी है इसको। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की। तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा, तो आपको होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा। ठीक, क्योंकि देखो होने वाला क्या है ना, अगर आप किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, किसी भी एक पार्टिकल को, जब आप उसको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो खुद ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब आप सेंटर ऑफ मास पर ही बैठकर किसी पार्टिकल को देखोगे तो वो पार्टिकल केवल और केवल एक सर्कल में रोटेट करने वाला है। क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है एक सर्कल में, अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर उस पार्टिकल को देखोगे तो इसीलिए अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनका आपको वेक्टोरियल सम करना है। क्या करना है, वेक्टोरियल सम करना है। तो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कल में घूम रहा है,
और वहां पर आपको क्या करना है, सिंपली लीनियर वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की उसको ऐड कर देना है आपको, और वो भी वेक्टोरियली। ठीक है, तो यहां पर मैं दो डायग्राम बनाता हूं, समझना। एक मैं बनाता हूं पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी या पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से देखूं तो क्या होगा कि वो पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। इसका मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, तो आप कहोगे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, अगर इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूं आर। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी होने वाली है, आप इसको कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लिखने में आसानी हो कुछ नहीं, ये कैपिटल आर इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं इस पार्टिकल की, तो इसकी इधर होगी आर इंटू ओमेगा। उसी प्रकार अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसका इधर होने वाला है आर इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसका इधर होने वाला है आर इंटू ओमेगा। अगर आप किसी जनरल पार्टिकल की बात कर लो इस वाले पार्टिकल की, तो इसकी इधर होने वाली है आर इंटू ओमेगा। V इक्वल कितना होगा, आर इंटू ओमेगा ही होगा ना, V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल कर रही है तो V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होने वाला है, पहली बात। और कोई सर्कल में रोटेट कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि V इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल V परपेंडिकुलर बाई आर। ठीक है, प्लस अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए बात करूं तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है ये, किसी भी पॉइंट पर आप देखो, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप किसी जनरल पॉइंट पर बात करोगे ना, ये इसकी वेलोसिटी यही होगी v, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका ये है लीनियर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनका करना है वेक्टोरियली सम। तो आपकी जो वेलोसिटी या पार्टिकल, अब मैं उसका नेट डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उसका जो नेट डायग्राम बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट पे आर ओमेगा प्लस v, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में आपका होने वाला है v, इधर होने वाला है आपका आर ओमेगा। तो जो नेट होगा रिजल्टेंट वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका होगा आर ओमेगा और ये आपका क्या होगा v। उसी प्रकार आप यहां देखो तो ये आपका होगा आर ओमेगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा v, और इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप किसी एक जनरल पॉइंट की बात कर लो, लेट दिस पॉइंट, तो ये होने वाला है आपका v और ये होने वाला है आपका r इंटू ओमेगा। ठीक है, क्या होने वाला है r इंटू ओमेगा। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा ही होगा, और ये तो आपको केवल देखने में लग रहा है। ठीक है, इस और वेलोस कहने का मतलब मेरा ये है समझना, ये जो होगा आर ओमेगा, ये है आर ओमेगा ना, ये तो इसके परपेंडिकुलर ही होने वाला है ना इसकी। ठीक है, वो तो इसके परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका कितना होने वाला है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको किसी जनरल पार्टिकल के नेट वेलोसिटी की बात करना है, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल को बोलूं p, तो इस पार्टिकल के जो आप वेलोसिटी लिखोगे vp, वो कितना होने वाला, तो आपको होगे वो होगा अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी आर ओमेगा और कॉस 90 माइनस थीटा।
ठीक है, तो आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना आना चाहिए अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ठीक है, ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना आना चाहिए। ठीक है, आपको एक समझ में आना चाहिए कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ गए तो वो पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी तो होने वाली नहीं है, केवल और केवल वो क्या कर रहा है, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, और प्लस आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐड कर देना है वेक्टोरली, तो आपके पास किसी भी एक जनरल पार्टिकल की वेलोसिटी निकल करके चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एग्जांपल है, ये देखा जा रहा है कि इन द फिगर शोन वेलोसिटी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, सीपी आपको दे रखा है 1 मीटर। आपसे कह रहा है इन द टर्म ऑफ आई कैप जे कैप फाइंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी। तो आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो तो ये सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ऐसे, इट इज द ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और ये आपके पास है वी, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, आपको इनको वेक्टोरली ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो आपका ये जो एंगल होने वाला है ये एंगल भी 37 डिग्री ही होगा। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। ठीक, आपको आई कैप जे कैप में दिखाना है तो सिंपल है। ठीक है, आप इसका एक कंपोनेंट इधर कर दो, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और ये कितना हो जाए आपके पास, इट इज द साइन 53। ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू आर और साइन का कॉस का 53। ठीक है, ओमेगा इंटू आर और ये आपके पास हो जाएगा कॉस 53। ठीक, और ओमेगा इंटू आर कितना है, ओमेगा इंटू आर का मतलब ये आर सीपी है, ये डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सीपी। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर आपके पास हो जाएगा 2 और इंटू का सीपी दैट विल बी द 1। ठीक है, तो 2 और इंटू 5 नॉट 2। ठीक है, 5 और इंटू सीपी मतलब हो जाएगा 5 और इंटू का 1, तो ये आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब बस अब आप देख लो आपके पास पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी पी पार्टिकल की वो कितनी होने वाली है, वो हो जाएगी 2 आई कैप और प्लस का ओमेगा आर आपने देख लिया 5, इट इज द 5 और कॉस 53 आई कैप, और आपका ये हो जाएगा प्लस का डब्ल्यू आर, उसने आपको देख ही लिया वो आपके पास 5 के बराबर ही है, तो मैं इसको 5 ही पुट कर देता हूं। ठीक है, 5 साइन 53 और इसकी डायरेक्शन कितनी है, इट इज द माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2 प्लस 5 कॉस 53 आई कैप और माइनस का 5 साइन 53 और ये हो गया जे कैप। इसी में वो आपसे पूछ रहा था कि आप उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है पार्टिकल पी की, जो लीनियर वेलोसिटी है, उसको आप आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में आप उसको रिप्रेजेंट करा दो। ठीक, और ये आपका हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा मॉड वी वेक्टर डॉट डी टी। डिस्टेंस मॉड वी वेक्टर आपको क्या होगा, स्पीड। सोचो, मॉड वी वेक्टर आपका क्या होगा, स्पीड हुआ ना। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो मॉड वी वेक्टर डॉट डी टी करके। अभी मैं बस आप यहां पर इतना समझो कि डिस्टेंस होगा मॉड वी वेक्टर डॉट डी टी। अभी आगे एक कहानी आएगी तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे, इस डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, बस अभी बताने के लिए बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो निकलने वाला है मॉड वी वेक्टर डॉट डी टी से। ठीक है, अच्छा अब देखो बात करते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ जनरल पार्टिकल पी। अगेन वही चलेगी कि जब आप बात करोगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और
ठीक है, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आने वाला है वो आप कहोगे होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपका पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक रेडियली और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बिल्कुल होगा। तो यहां पर आपको रेडियल भी देखना है, आपको एक टेंजेंशियल भी देखना है, और उसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को इन तीनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, वेक्टरली सम। ठीक है, वेक्टरली आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकल करके चला आएगा। तो अगेन फिर मैं वही से कर रहा हूं कि अगर ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन है a, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी आप w ले लो, उसको जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत तो पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। आपको रेडियल एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ही लिखोगे ना, और इसकी रेडियस कितनी ले लो आप, r। ठीक, ये कोई रिजिड बॉडी है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन उसने आपको अल्फा दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है इट इज द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन इज a। ठीक, तो फिर से मैं वही दो बनाता हूं यहां पे कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को देखूं तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होने वाले हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। ठीक है, किसी पार्टिकल की अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर होगा आपके पास रेडियल, इट इज द ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इधर आपके पास होने वाला है टेंजेंशियल, दैट विल बी द अल्फा इंटू आर। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, और ये आपका क्या होने वाला है, अल्फा इंटू आर। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, और ये आपका क्या होने वाला है, अल्फा इंटू आर। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये आपका होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये आपका क्या होगा, अल्फा इंटू आर। ठीक है, अगर मैं किसी एक जनरल पॉइंट पर बात करूं इस पॉइंट की, तो इस डायरेक्शन में आपके पास होने वाला है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होने वाला है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको क्या होने वाला है, अल्फा इंटू आर। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, वो डायग्राम में थोड़ा समझ ना, बस वो तो होंगे परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा, तो ये आपका होने वाला है अल्फा इंटू आर। ठीक है, ये आपके पास क्या होने वाला है, अल्फा इंटू आर। ठीक है, प्लस इसमें आप क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को भी वेक्टरली करना है ऐड हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका ए था, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इधर भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए। ठीक है, और अगर किसी आप जनरल पॉइंट पे बात करो तो वहां भी इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मैं इनके नेट की बात करूं, ठीक है, मतलब मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करूं तो वो कितना होने वाला है, वो कैसे आप निकालोगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात अब तो हुई नहीं। इधर आपके पास हो जाएगा अल्फा इंटू आर प्लस का ए, ठीक है, इधर आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, यहां पर आपके पास हो जाएगा ए, ठीक है, और इधर आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। सिमिलरली यहां पर देखो तो ये आपके पास होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आपका होगा अल्फा इंटू आर, ये आपके पास क्या होगा, ए। ठीक है, यहां पर देखो तो ये आपके पास होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इधर ही आपके पास होने वाला है ए, और यहां आपके पास क्या होगा, अल्फा इंटू आर।
और अगर आप किसी एक जनरल पॉइंट की बात कर लो तो ये आपका होने वाला है ए, इधर आपके पास होने वाला है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये आपके पास होने वाला है अल्फा इंटू आर। ठीक है, एंड इफ दिस एंगल उसने आपको थीटा दे दिया तो ये एंगल भी आपको कितना होने वाला है, थीटा ही होने वाला है। दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे आपको किसी भी एक पार्टिकल का एक्सलेरेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एग्जांपल है, ये क्या कह रहा है कि इन द शोन इन द फिगर एक्सलेरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा आपको दे रखा है 2t रेडियन पर सेकंड, सीपी आपको दे रखा है 1 मीटर। आपसे कह रहा है कि इन द टर्म ऑफ आई कैप एंड जे कैप फाइंड द लीनियर एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 2t रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो अल्फा आपका होने वाला है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इट विल बी द कांस्टेंट। ठीक, अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पी वाले पॉइंट की, तो एक तो इसके पास इस डायरेक्शन में होने वाला है एक्सलेरेशन ई, एक इस डायरेक्शन में होने वाला है ओमेगा इंटू दिस सीपी। ओमेगा आपको दे रखा है 2t, 1 सेकंड में बात करो ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड, और सीपी आपको दे रखा है 1, तो मैं सीधे लिख रहा हूं इट इज द 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ए रेडियल। और इस डायरेक्शन में आपके पास होने वाला है ए टेंजेंशियल, कितना होगा अल्फा इंटू, तो इट इज द ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा ना, तो ये हो जाएगा, देखो डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है, 2t रेडियन पर सेकंड। तो अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकंड पे बात करूं तो ये आपको कितना हो जाने वाला है, 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, तो आपके पास ए रेडियल कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इंटू आर का मतलब सीपी, ठीक, और इंटू का 1, तो ये आपके पास कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको अल्फा पता है तो आप यहां से ए टेंजेंशियल देख सकते हो, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू सीपी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाने वाला है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर आपके पास आ जाने वाला है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सलेरेशन में कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस एंगल इज 53 डिग्री, मतलब ये एंगल 53, तो ये एंगल 37। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस अब खत्म हो गई कहानी। अगर मैं यहां पर आई दे रखा है, देखो मैं लिख रहा हूं 2i कैप। ठीक है, किसका 2i कैप, इस वाले का ना, इस वाले एक्सलेरेशन का। फिर इस 2 का एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 37 i कैप। ठीक है, और ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा माइनस आई कैप में। ठीक है, और ये एंगल आपके पास कितना है 53 डिग्री, दिस एंगल इज 53। ठीक है, अगर ये 53 है, अगर ये 53 है तो ये कितना होगा 37, कितना होगा 37। तो या फिर इसको 37 या फिर ये 53 आपके ऊपर है। तो अगर ये एंगल 37, ठीक है, क्या मैं कर रहा हूं समझो, यहां पर मैं इसको बना दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये आपका C है, यहां पर आपका ये पॉइंट P है, ये एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं ये एंगल कितना होगा, ये या फिर ये आप कोई भी देख लो, ये एंगल 53 तो ये एंगल 53 होगा, या तो आप इसको देख लो, या मैं इस एंगल को बोल रहा हूं तो ये मैं बोल रहा हूं 37 ही होगा ना। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, बस मैं एंगल आपको बताना चाहता था। तो इसको मैं इस 37 के हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूं, इट इज द 4, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 4 sin 37 और माइनस का आई कैप।
ठीक है। फिर आपके पास इसका एक आने वाला है और एक इसका, दोनों का माइनस वाई कैप में ही, मतलब माइनस जे कैप में ही जाने वाला है। तो ये आपके पास एक हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा साइन 37 और वो भी माइनस का जे कैप, और एक आपके पास और आ जाएगा प्लस का 4 कॉस 37 और ये भी कहाँ जाएगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, तो बस आपका आ गया ये आंसर। इट इज द 2 प्लस 2 कॉस 53, सॉरी नॉट 53, 37 और माइनस का 4 साइन 37, ये आपका हो गया आई कैप, और प्लस का माइनस का 2 साइन 37, ठीक है, और माइनस का 4 कॉस 37 और ये आपके पास हो गया जे। ठीक है, तो बस आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाकर देखोगे तो पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है, और उसमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को वेक्टोरली ऐड कर देना है। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो पार्टिकल क्योंकि सर्कल में घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की दो एक्सेलरेशन होने वाले हैं, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल, और उनमें आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को ऐड करो वेक्टोरली। तो आपके पास किसी भी जनरल पॉइंट पे आप पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हो। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी या फिर रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि दो एनर्जी होगी। एक तो होगी आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी द हाफ एम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, एंड दूसरी आपके पास होगी रोटेशनल, दैट विल द हाफ आई सी ओ एम इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी किसी भी रिजिड बॉडी की वो होगी हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई, यहां पर आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको लेना है, और इनटू ओमेगा स्क्वायर। इट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी निकालो, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी निकालो, और दोनों को आप ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल करके चली जाएगी उस रिजिड बॉडी, ठीक है, जो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, आप मास 200 ग्राम, ठीक है, रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सरफेस सो दैट इट्स सेंटर मूव एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो रोल विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि वो जो आपका यूनिफॉर्म स्फीयर है वो प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका मतलब, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर, प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं ना कि अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो V इक्वल टू आर ओमेगा होगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर और प्लस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई सी ओ एम। ठीक है, और यहां से आप एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, V बाई आर। मास आपको दे रखा है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, देखो वो हो जाएगी 1/2 इंटू एम और इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, आप सबको कन्वर्ट कर लेना, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना और ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, इट इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी वो हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी कब लिखोगे, V बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इट इज द V बाई आर स्क्वायर, मतलब ये वेलोसिटी।
ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो जाने वाला है। ये जो वी है ये भी लीनियर है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही तो होने वाली है ना वी। ठीक है, तो यहां पर भी यही है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होने वाली है। ठीक है, आपको मास पता है, आपको वेलोसिटी पता है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर कोई एक रिजिड बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इसकी जो आप लीनियर मोमेंटम लिखोगे, लीनियर मोमेंटम जो आप लिखोगे वो लिखोगे m टोटल और इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखोगे, m टोटल, जो टोटल मास है उस रिजिड बॉडी का, और क्या करना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि आप लीनियर मोमेंटम लिख रहे हो ना कि एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम हो जाएगी। इट इज ए लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहां पर देखो, अगर ये आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहां पर अगर मैं आपसे लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करूं, आपके कहो कितना होगा, m इंटू 10, यही होने वाला है ना, 10 इंटू m kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में आप इसको ले लो 20 रेडियन पर सेकंड, लेट सपोज। तो इस केस में भी अगर मैं लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूं, वो तो अब भी m इंटू 10 मतलब 10 m ही होने वाला है, इतना kg इंटू मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपकी जो लीनियर मोमेंटम होती है वो केवल और केवल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड कर रही है, न कि इस पे डिपेंड कर रही है कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। इन दोनों ही केस में आपका लीनियर मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, अगर आपका मास सेम है रिजिड बॉडी का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम है, तो उनका लीनियर मोमेंटम भी सेम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी काम ही नहीं आने वाली है, आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, जैसे अगर कोई ये आपकी रिजिड बॉडी है, ठीक है, इट इज ए रिजिड बॉडी, ठीक है, इट इज ए VCOM और ये रोटेट कर रही है लेट ओमेगा। ठीक, और ये कोई एक पॉइंट है ए, जिसके अबाउट आपको यहां पे क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करनी है। ठीक, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दैट पॉइंट, वो आपको कैसे लिखना है, वो आपको लिखना है m टोटल इंटू RC वेक्टर क्रॉस VCM वेक्टर। ये RC वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, दिस इज द RC। ठीक है, प्लस क्योंकि ये रोटेट भी कर रही है तो आपको क्या करना है, ICOM और इंटू ओमेगा, ये आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आप क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम। m इंटू RC वेक्टर क्रॉस VCM वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और RC क्या है, किस पॉइंट के अबाउट आपसे पूछ रहा है, उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है, मतलब इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो ना। ठीक है, और क्या करना है, अगर वो रोटेट भी कर रही है तो आपके पास रोटेशनल, जब अगर हम कोई बॉडी रोटेट करे थे, प्योर रोटेट कर रही है, तो वहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा लिखते थे, और ट्रांसलेट कर रही है तो m इंटू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, तो यहां दोनों कर रही है तो दोनों को ऐड लिखोगे। ठीक है, जैसे देखो
ये एग्जांपल है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, मास आपको 5 kg दे रखा है, रेडियस आपको 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। अगर ये 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं तो वो कितना होगा, आप कहोगे वो होगा मास इनटू आर वेक्टर इनटू वेलोसिटी ऑफ COM और प्लस का आई और इनटू ओमेगा, ठीक है। तो मास आपको कितना दे रखा है 5, और ये डिस्टेंस शायद 1 ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 आपको, मतलब शायद क्या 1 ही दे रखा है, नहीं इट इज अ 1, ठीक है। और ये आपके पास कितना है 10, और ये आपके पास कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, इट इज 2/5 एमआर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो कितना देगा 2/5 और इंटू का 5 और इंटू का 4, तो आपके पास आ जाएगा 8, तो आपके पास आ जाएगा 8 इंटू का 2। अब बस एक चीज मुझे यहां ये बतानी है कि डायरेक्शन सोचो आप क्या होने वाला है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना रोटेशनल वाले की, वो तो जो ओमेगा का उसने दे रखा है, और ये आपको दिख रहा है ये कैसा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसकी देखो तो ये कैसा होने वाला है, ये पॉइंट है, ये है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, m इंटू वी की डायरेक्शन आपके पास ये होने वाली है, ठीक है। m इंटू वी की डायरेक्शन आपके पास ये होने वाली है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो ये पॉइंट है, ऐसे आर्क बनेगा, इट इज द क्लॉकवाइज। तो अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तब जाकर के टोटल आपके पास निकल आ जाएगा 50 - 16, दैट विल द 34, ठीक है। तो डायरेक्शन आप देखना क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव, एक को लेना है नेगेटिव। लीनियर मोमेंटम में आपको बिल्कुल वैसे देखना है जैसे आप टॉर्क में देखते थे, आप लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उधर ही होने वाली है, और भी किस पॉइंट के अबाउट वो बात कर रहा है उधर आप अपना आर्क बना दो, ठीक है, उधर आप अपना क्या बना दो, आर्क बना दो। अब गलती से आर्क को ऐसे मत बनाने लगना कभी, इस साइड से छोटा, इधर छोटी डिस्टेंस है उधर ही बनेगी वो, उस साइड से मत चले जाना, या फिर आपको समझ में इधर से आप कैसे जाओगे, ठीक है। आपका जो यहाँ पर आर्क बनने वाला है वैसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्लॉकवाइज और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को आप लोग नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कोलिजन प्रॉब्लम की, ठीक है। कोलिजन प्रॉब्लम यहाँ पर पहला टाइप क्या बन सकता है कि ये स्ट्रिंग है, वैसे पर हमें सेंटर ऑफ मास में बात कर चुके हैं कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आपने यहाँ पर एक इस एम मास को क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है, ठीक है। और ये एक स्मॉल एम मास है जो कि यू वेलोसिटी से आती है और इसमें स्टिक हो जाती है, ठीक है, या फिर एम्बेडेड हो जाती है, जो भी आप समझना चाहो, और फिर दोनों एक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो यहां पर मुझे ये समझ में आती है कि एफ एक्सटर्नल जो आपका होने वाला है वो होगा 0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एफ एक्सटर्नल 0 है, क्योंकि ये जब आकर के इस कैपिटल एम से टकराई है ये बॉल, इट इज द कैपिटल एम, इट इज द स्मॉल एम, तो जो ये नॉर्मल इस पे लगाएगी वही ये नॉर्मल इस पे लगाने वाली है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल इज 0, ठीक है। और जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा विच इज इंपल्सिव, वो तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो तो आपका वाई डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से हमको सोचना ही नहीं है, हमको तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो सबसे पहली बात अगर मैं इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहूं तो वही यहां पर लिखा गया है कि यहाँ पर 3
पॉइंट होते हैं कोलिजन को लेकर। जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन से v कैन बी ऑब्टेन बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक है, जो स्मॉल एम वाला कैपिटल एम पर लगाने वाला है इम्पल्स, वही कैपिटल एम स्मॉल एम पर भी लगाने वाला है और स्मॉल एम कैपिटल एम पर भी लगाने वाला है इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो एफ एक्सटर्नल इज जीरो। और जो टेंशन लगने वाला है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका कुछ लेना देना है नहीं। तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन मोमेंट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपके पास है स्मॉल m इंटू यू, और फाइनल लीनियर मोमेंटम आपके पास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी। तो यहां से आपके पास ये वेलोसिटी आ गई m इंटू यू और डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सबसे पहला काम आपने कर लिया कि कोलाइड होने के बाद अगर ये स्मॉल m वाला मास इसमें एम्बेडेड हो गया तो दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो मेरे पास आ गया। ठीक, वो मेरे पास आ गया। अब मैकेनिकल एनर्जी लॉस कितनी हुई ड्यूरिंग द कोलिजन, तो आपको हो गए, अगर यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो लॉस तो होना ही है। ठीक है, तो कितनी लॉस होगी आपको हो गई, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो रही होगी दैट विल द काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, इस स्मॉल m वाले मास के पास, दैट विल द हाफ mu स्क्वायर। और फाइनली आपके पास ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, केवल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, इट इज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। अब यहां पर जब आपने इस वेलोसिटी को निकाल दिया तो आपको नहीं लग रहा अब यहां पर ये बिल्कुल वर्टिकल सर्कल की पूरी कहानी यहां पर हो सकती है कि आपने स्ट्रिंग से यहां पर एक पार्टिकल को हैंग कर रखा है जिसका मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M है और आपने उसको v वेलोसिटी दे दी है, तो यहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पूरी कहानी हो सकती है। ठीक है, वही ये बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन नाउ द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द कंबाइंड मास एग्जीक्यूट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर ये वेलोसिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5gl हुई तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। अगर √2gl से 5gl के बीच में हुई तो अपर हाफ पे जाने के बाद आपकी स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी। और अगर आपकी वेलोसिटी 0 से √2gl के बीच में हुई तो क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ये तीन कंडीशन यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि अगर आपके पास जी वेलोसिटी मिली तो आपका पार्टिकल कितनी हाइट तक जा रहा है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे अगर उसने आपको वर्टिकल सर्कल में उसको घुमा दिया तो किसी पॉइंट पे आप टेंशन, वेलोसिटी, इन सब के बारे में बातें कर सकते हैं और आप वो बता सकते हैं। ठीक है, इट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन में हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना कि एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या है, यहां से ये हिंज है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और वो क्या रहा है कि एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है जो कि u वेलोसिटी से आता है और इससे कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद इसके साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। इस केस में सबसे पहली बात कि F एक्सटर्नल, ठीक है, F एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ड्यू टू हिंज फोर्स। ठीक है, ड्यू टू हिंज फोर्स। ठीक है, हिंज फोर्स की वजह से आपका F एक्सटर्नल 0 नहीं है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व कराना चाहते हो। क्योंकि आपके दिमाग में ये है ना, ये इधर से आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व करा लूं, लेकिन ये हिंज है। हिंज केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स नहीं लगाने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगाएगा। यहां तो जो इंपल्स स्मॉल m और रॉड पर लगने वाला है, ठीक है, वो तो बैलेंस आउट करके 0 हो जाएंगे, लेकिन ये हिंज की वजह से आप x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व, x क्या, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते क्योंकि आपका F एक्सटर्नल 0 नहीं है। इसका मतलब इस केस में पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि P इनिशियल और P फाइनल आप नहीं लिख सकते, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस केस में अगर मैं टाउ एक्सटर्नल की बात करूं,
ठीक है, तो टाउ एक्सटर्नल 0 है, लेकिन अबाउट ओनली हिंज पॉइंट। ठीक है, सोचो मैं कह रहा हूं केवल हिंज पॉइंट के अबाउट ही आपका टाउ एक्सटर्नल 0 है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे, हिंज का टॉर्क आने वाला है। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो तो ठीक है, बिल्कुल इससे ही पास कर जाएगा, मतलब आर परपेंडिकुलर 0 होगा एमजी के जब आप टॉर्क लिखना चाहोगे, लेकिन ये हिंज फोर्स का तो आएगा ना, इस हिंज फोर्स का टॉर्क आएगा, ये जो लगा रहे हो आप एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वजह से आपका टाउ एक्सटर्नल 0 नहीं होगा अगर आप दूसरे पॉइंट के अबाउट जाकर के देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप हिंज पॉइंट के अबाउट ही देखो तो क्योंकि ये हिंज फोर्सेस तो उसी पॉइंट से पास कर गए, तो इनका तो टॉर्क हो गया 0, और एमजी का टॉर्क, एमजी के लिए आपका आर परपेंडिकुलर 0 है, मतलब टाउ एक्सटर्नल 0 अबाउट द हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम होगा कंजर्व इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। केवल याद रखना अबाउट द हिंज पॉइंट इन दिस केस। तो हिंज पॉइंट के अबाउट क्या करने वाली है, आपकी रॉड रोटेट करने वाली है। ठीक है, आपकी रॉड क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है। तो ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन अ लीनियर इंपल्स एक्ट ऑन द सिस्टम एट पॉइंट O, ठीक है, इज 0 फ्रॉम द हिंज। ठीक है, एंगुलर इंपल्स of this linear impulse about O is 0 as R perpendicular 0, therefore the angular momentum of the system about O remains constant। तो इस O पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं आप कहोगे m इंटू यू, और इसके लिए r परपेंडिकुलर कितना है, तो ये टोटल लेंथ, इट इज r परपेंडिकुलर कितना है, इट इज द l, है ना। इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम केवल किसके पास, इस पार्टिकल के पास है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया m u इंटू एल। फाइनली ये जो बॉल है इसके साथ हो गई स्टिक। अब ये जो रॉड है ये केवल रोटेट करने वाली है, ट्रांसलेट तो कर नहीं पाएगी, ये यहां से आपने हिंज कर रखा है, केवल ये रोटेट कर सकती है उसके अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट, इस O पॉइंट के अबाउट। तो आपकी फाइनल एंगुलर मोमेंटम होने वाला है I और इंटू ओमेगा, केवल और केवल रोटेशन का, ट्रांसलेट करने वाली है नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया mu इंटू एल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट करने वाली है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस पॉइंट के अबाउट एक तो आएगा यहाँ पर रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस आपके पास आएगा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, mu l, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट द हिंज पॉइंट, वो आपके पास हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, और पार्टिकल कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो गया m और इंटू का l स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल है, और यहां से आपका ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट आपकी रॉड, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई l, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू एल स्क्वायर, और ये इंटू ओमेगा। तो यहां से आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी निकल करके आ जाएगी mu l, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, इट इज द कैपिटल M। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल M और प्लस का ml स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब देखो जो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हुई ड्यूरिंग द कोलिजन वो कितनी हुई, इट इज द E इनिशियल माइनस E फाइनल, और केवल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो आप कहोगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर, जो कि केवल और केवल किसकी है, ये जो आपका पार्टिकल आ रहा है u वेलोसिटी से m मास का। ठीक है, और फाइनली आपके पास केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि होगी हाफ I, मतलब कि रॉड का और प्लस पार्टिकल का, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर और माइनस का 1/2। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो, ml स्क्वायर बाई 3 हो गया रॉड का, पार्टिकल का हो गया m इंटू एल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और ये एंगुलर वेलोसिटी आपने यहाँ पर निकाल रखी है, ये आप इसको यहाँ पर केवल पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी लॉस कितनी हुई ड्यूरिंग द कोलिजन। फिर कह रहा है कि आफ्टर द कोलिजन एज द सिस्टम मूव अपवर्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अब क्या हुआ कि अब ये इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, अब इस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड अबाउट द पॉइंट वो क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। तो होगा क्या, इसके पास केवल क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, कहाँ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब अगर ये पूछ ले कि कभी कि कितना एंगल रोटेट करेगा ये, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है,
वो कितना एंगल रोटेट करेगा, ऐसे अगर वो बात करे तो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और फिर आपको ओमेगा पता ही है, तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो जो उसमें लॉस होगा वही कहाँ जाने वाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल लेंथ आपके पास एल है, तो ये लेंथ हो जाएगी L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं हम, ठीक है। ये टोटल एल, ये एल कॉस थीटा, ठीक है। ये टोटल कितना, ये टोटल एल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा एल कॉस थीटा, ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो वहां से आप ये कंसेप्ट अप्लाई करके कि जो डिक्रीज होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वो कहाँ जाने वाला है, इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है टाइप 3। इसमें देखो क्या है कि एक m मास का पार्टिकल है। अब ये रॉड हिंज नहीं है, ठीक है, ये सिंपली आप समझो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी गई है, ठीक है, केप्ट ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यहाँ पर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट नहीं है जिस टेबल पर आपने इस रॉड को रखा है, ठीक है। इसका मास m है और लेंथ l है। अब ये m मास का पार्टिकल आता है u वेलोसिटी से और इसके साथ ये स्टिक हो जाता है, ठीक है। दो केस हो सकते हैं, या तो ये पार्टिकल यहाँ पर स्टिक न हो, मतलब कि रेस्ट पर आ जाए, या फिर स्टिक हो जाए, ठीक है, और ये दोनों साथ साथ मूव करने लगे। तो होगा इस केस में क्या कि अभी तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, लेकिन जैसे ये पार्टिकल आकर के इसके साथ स्टिक होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अब कुछ यहाँ पर आ जाएगा टुवर्ड्स द हैवियर मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किधर होती है, हैवियर मास के पास में होती है। तो अगर ये यहाँ पर आकर के स्टिक किया तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर शिफ्ट कर जाने वाला है, ठीक है। तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पर आ गई तो अब ये इस केस में क्या होने वाला है कि ये रॉड ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। समझ में आ रहा है ना कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, एक पार्टिकल ने आकर के हिट किया तो ये ट्रांसलेट भी करने वाली है और रोटेट भी करने वाली है, पहली बात। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एफ एक्सटर्नल के बारे में, तो बिल्कुल एफ एक्सटर्नल आपका 0 है, ठीक है। अगर आपका एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ पर आपकी जो लीनियर मोमेंटम है वो होने वाली है कंजर्व, ठीक है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपके पास है m इंटू यू, और फाइनल लीनियर मोमेंटम अगर मैं बात करूं तो ये इसके साथ स्टिक हो गया, तो टोटल मास हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये एक v वेलोसिटी से मूव करने लगे। इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी अगर आप चाहो तो इसको बोल दो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी होने वाली, इट इज द VCO, ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होने वाली है। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल करके चला आता है m इंटू यू और डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। वही यहां पर बोल रहा है सो द नेट लीनियर इंपल्स ऑन द सिस्टम इज 0, देयरफॉर v कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप यहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टाउ एक्सटर्नल की बात करूं तो टाउ एक्सटर्नल आपका 0 है अबाउट ऑल पॉइंट, ठीक है, अबाउट एवरी पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट के अबाउट आपका टाउ एक्सटर्नल 0 है। आप किसी पॉइंट को ले लो, क्योंकि अगर आपको mg जो होगा, mg हमेशा मतलब कि इधर से ही पास होने वाला है, r परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट के लिए 0 ही होने वाला है mg का, तो उसका टॉर्क आने वाला है नहीं, तो टाउ एक्सटर्नल इज 0, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर टाउ एक्सटर्नल एट एवरी पॉइंट इज 0, तो आप हर एक पॉइंट के अबाउट क्या करा सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो, पहली बात, ठीक है। लेकिन जनरली हम 2-3 पॉइंट के अबाउट ही कराते हैं, एक तो ये पॉइंट जहां से ये इंपैक्ट कर रहा है, या फिर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, ठीक है। जनरली हम ये 2 पॉइंट ही करा देते हैं, या तो हम इसके अबाउट ही करा दें जिधर जिस पॉइंट के अबाउट ये इंपैक्ट करने वाला है, या तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दो। लेकिन होता हर एक पॉइंट के अबाउट है, बस हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि होता हर एक पॉइंट के अबाउट है। आपका टाउ एक्सटर्नल 0 अबाउट एवरी पॉइंट, तो आप हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि सिंस नेट लीनियर इंपल्स ऑन द सिस्टम इज 0, देयरफॉर angular impulse about any point is also 0, hence angular momentum of the system can be conserved about any point, ठीक है, and angular velocity can be obtained। और सिंपली आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कराया। अगर मैं यहाँ पर इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराऊं, इस ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इस पार्टिकल का, आप कहोगे एम यू और इनटू का आर परपेंडिकुलर, लेकिन आर परपेंडिकुलर कितना है इस पॉइंट के अबाउट, आप कहोगे 0, तो मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपको कितना हो जाएगा 0, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट करा रहे हो तो, ठीक है। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, आप कहोगे मेरी रॉड ट्रांसलेट भी करने वाली है और रोटेट भी करने वाली है, और आप इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आने वाला है स्मॉल m प्लस कैपिटल M,
ठीक है, और इंटू VCOM जो आपने निकाला, और इंटू का आर परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, आपको इस पॉइंट के अबाउट अब करा रहे हो, इट इज द VCOM, तो इट इज द आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, वो अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, प्लस मतलब प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो आप इस पॉइंट के अबाउट करा रहे हो, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट के अबाउट करा रहे हो तो इस जो एंगुलर इंपल्स की डायरेक्शन है, सॉरी इस जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो किधर से है, इस पॉइंट के अबाउट इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब लीनियर मोमेंटम, तो ये आने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन इस ओमेगा की डायरेक्शन देखो तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, पार्टिकल आकर के इससे हिट करेगा तो आपकी रॉड ऐसे रोटेट करने वाली है, इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके पास ओमेगा है, मतलब इस एंगुलर मोमेंटम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम आप लिख रहे हो आई इंटू ओमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया है कि वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इस केस के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो आप एक को पॉजिटिव लोगे और एक को निगेटिव लोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और अगर मैं इस आर परपेंडिकुलर की बात करूं तो आप वो देखो, अगर ये आपके पास रॉड है, ठीक है, अगर ये आपके पास रॉड है, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँ, ये जो ए पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये ए पॉइंट असलियत में रॉड का पॉइंट नहीं है, रॉड के जो जस्ट नीचे वाला पॉइंट है ना, वो पॉइंट है। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये एम मास आकर के उसको हिट करने वाला है, ठीक है, जब उसको हिट करने वाला है तो इस पॉइंट को एक्सलेरेशन तो मिलेगा, ये तो समझ में आ रहा है। अगर इस पॉइंट को एक्सलेरेशन मिलेगा और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में जाकर के टाउ एक्सटर्नल को 0 बोल रहे हो, तो पहली बात तो इसके पास एक एक्सलेरेशन है, मतलब इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये जो आप टाउ एक्सटर्नल 0 करते हो ना, ये आप सोचते हो कि मुझे कोई इनर्शियल पॉइंट मिल जाए, आप इनर्शियल पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसके पास एक्सलरेशन है, इसके पास क्या है, एक्सलरेशन है। इस पॉइंट के पास ऐसे इसने हट कर हिट किया तुरंत, मतलब तुरंत, बहुत कम समय के लिए, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का इसके पास क्या आने वाला है, एक्सलरेशन आने वाला है। तो इसकी वजह से स्यूडो फोर्स भी आएगा, इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, इसके पास एक्सलरेशन है। अगर स्यूडो फोर्स आएगा वो भी बहुत हाई मैग्नीट्यूड का आने वाला है आपके पास, क्या, स्यूडो फोर्स, क्योंकि एक्सलरेशन बहुत हाई है, और वो होने वाला है इंपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो इस केस में आप टाउ एक्सटर्नल मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो बस ये मतलब बताना ये चाहता हूं कि ये जो पॉइंट ए है, ये रॉड का पॉइंट नहीं है, रॉड के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, बस तो ठीक है, आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, मुझे ये चाहिए आर परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर था, अब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया। मैं इस पॉइंट के अबाउट अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं, ए पॉइंट के अबाउट, तो इट इज द VCOM, और यहां से आपकी रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो मुझे ये डिस्टेंस दो, इट इज द आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूं लेट वाई। तो यहां पर आपके पास मास है स्मॉल एम का, और इस पूरे रॉड के मास को मैं यहां पर कंसेंट्रेट कर दूं कैपिटल एम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस आर परपेंडिकुलर के बारे में बात करूं तो आर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज L/2। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा इतना इंटू L/2। और अगर आप इस y की बात करना चाहोगे तो ऐसे पर इसमें मुझे आर परपेंडिकुलर से ही लेना देना है, लेकिन अगर आप y लिखना चाहो तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और इंटू का L/2। पहली बात, इतना आपको चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया। अगर ये पार्टिकल यहां पर टकरा करके अगर वो स्टेशनरी हो गया होता, ठीक है, जैसे अगर ये आपके पास रॉड है, ठीक है, पार्टिकल टकरा करके अगर पार्टिकल आपका रुक गया, अगर ये एम मास का पार्टिकल रुक गया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये स्टेशनरी हो गया, तो इस केस में आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तभी शिफ्ट करेगा जब ये पार्टिकल जाकर के यहां पर स्टिक हो गया। ठीक है, बाय द वे इसका हम अभी प्रॉब्लम करते हैं, अभी तो आप इस पे ध्यान दोगे, आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा इस केस में। ठीक है, तो ये मैं यहां पर यही लिखा गया है कि इट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका होगा 0, क्योंकि आपका आर परपेंडिकुलर 0 है फ्रॉम ए, क्योंकि आप इस पॉइंट के अबाउट क्या करा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो। ठीक है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका ये होने वाला है। आर परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया,
ठीक है, आर परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं, देखो m प्लस एम, वेलोसिटी आपने कितना निकाला सेंटर ऑफ मास की, इट इज द एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये हो गया m इंटू यू और डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर परपेंडिकुलर भी हमने निकाल लिया, कितना है कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम और डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एल बाई टू, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और इंटू का एल बाई टू। और इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं माइनस बोल देता हूं। ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट आपकी रॉड रोटेट कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रॉड का इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इट इज द सेंटर ऑफ मास, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है रॉड की ml स्क्वायर बाई 12 और ये डिस्टेंस y मुझे पता है, तो मैं यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं। ठीक है, तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस का m इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे यहाँ पे पार्टिकल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उसका आप कहोगे m इंटू आर परपेंडिकुलर, जो आपने निकाला वही डिस्टेंस है ना, पार्टिकल के लिए यही डिस्टेंस है ना, ये इट इज द आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू का ओमेगा, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके पास है 0। ठीक है, यहां से आप क्या निकालोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट आप करने जाओगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा आप देख लो। ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो ये और ये आपका हो जाने वाला कैंसिल आउट, तो ये आपके पास हो जाएगा m इंटू यू। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M और इंटू का l बाई 2 और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये पूरी कहानी जो लिखी गई, इट इज द ml स्क्वायर बाई 12 प्लस का m इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का m और इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर और इंटू का ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आप ये एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने जाओगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी निकल करके आ गई। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई मुझसे लॉस कितना होगा मैकेनिकल एनर्जी में, तो मैं कहूंगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था, तो आप कहोगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर, फाइनल कितना है तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो एक तो हो गया हाफ m प्लस m इंटू वी सी ओ एम का स्क्वायर, इट इज द ट्रांसलेशनल, और प्लस हाफ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके रॉड का वो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है, और यहां पर प्लस बुलेट का, मतलब बुलेट या फिर ये क्या लिखा है, ठीक है ये पार्टिकल, ठीक है जो भी है इट इज अ पार्टिकल। ठीक है, और इनटू का ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी भी आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि लॉस कितना हुआ मैकेनिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि सिंस द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ टेबल देन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द कोलिजन। तो ये तीन केस आपके लिए बनते हैं। ठीक है, ये तीन केस आपके लिए बनते हैं। पहला केस तो चलो ये तो हम सेंटर ऑफ मास में देख चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखा कि इट इज दैट एक्सटर्नली जीरो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके इसकी वेलोसिटी निकाल ली। फिर मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द कोलिजन इतना लॉस होने वाला है, और ये जो आपके पास इसको वेलोसिटी मिली इसके थ्रू ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। फिर ये दूसरा केस है, ठीक है, जब आपका रॉड हिंज है, तो जब आपका रॉड हिंज है तो इस केस में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने वाला है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन केवल और केवल हिंज पॉइंट के अबाउट ही कंजर्व होने वाला है। और इस केस में रॉड केवल आपकी रोटेट करने वाली है, ट्रांसलेट नहीं करने वाली है। तो बाय यूजिंग द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप यहां से क्या निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। और एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हुआ आप वो निकाल सकते हो, और जो भी लॉस होगा आपके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वो कहां जाने वाला है, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये टाइप 3 आता है जब आपका एक रॉड है वो बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, एक मास आकर को इसको हिट करता है, हिट करने के बाद ये रॉड के साथ स्टिक हो जाता है। अगर ये पार्टिकल रॉड के साथ स्टिक हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला है इस सिस्टम का। अगर वो स्टिक ना होकर के स्टेशनरी आ जाता तो उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। तो अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ तो मैंने उसकी पोजीशन भी निकाल ली। मैंने कहा इस केस में मेरा एफ एक्सटर्नल 0 होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके मैंने जो नया सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। फिर मैंने कहा कि टाउ एक्सटर्नल एट एवरी पॉइंट, एनी पॉइंट के अबाउट आपका टाउ एक्सटर्नल 0 होगा, मतलब लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैंने कहा लेकिन जनरली हम 2 पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। एक तो वो पॉइंट जहां पर इंपैक्ट कर रहा है रॉड के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, जस्ट नीचे वाला पॉइंट है, क्योंकि रॉड का वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि रॉड का पॉइंट जैसे हिट करोगे तो उसको बहुत मतलब हाई मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उसकी वजह से स्यूडो फोर्स भी लगने वाला है। तो आप हमेशा इनर्शियल पॉइंट को ढूंढते हो जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। तो वो ए पॉइंट रॉड का पॉइंट नहीं है और रॉड के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है। तो मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम मैंने कंजर्व करा दिया, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा क्योंकि मैंने इसी पॉइंट के अबाउट कराया है। तो आर परपेंडिकुलर मेरे लिए 0 है। मैंने कहा फाइनली अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये रॉड ट्रांसलेट भी करेगी, ये रॉड रोटेट भी करेगी। तो आपके पास अगर ट्रांसलेट करेगी तो एंगुलर मोमेंटम आपका आएगा एम भी आर परपेंडिकुलर। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल में इट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम इस वेलोसिटी से मूव करने वाली है। और अगर आर परपेंडिकुलर की बात करो तो आप क्योंकि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो इस पॉइंट के अबाउट, तो आर परपेंडिकुलर आपका ये होने वाला है। और हमने उस आर परपेंडिकुलर के बारे में भी बात कर ली। फिर मैंने कहा कि यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो मैंने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बात कर दी, ठीक है, कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये तो हो गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, क्योंकि शिफ्ट होकर के यहां पर आ गया आपका सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट आपका रॉड रोटेट करने वाला है और मूव करने वाला, तो आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैंने कहा कि इस जो इसका सेंटर ऑफ मास है रॉड का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12 बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं इस जो नया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आया उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके मैंने रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दी। और उसके बाद अगर मैं पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर ना, m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास पार्टिकल की मोमेंट ऑफ एनर्जी और इनटू एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो सिस्टम आपका चलने वाला है। तो मैंने कहा यहां से आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाल दी तो ड्यूरिंग द कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है, ठीक है। ये होते हैं 3 तरह के आपके पास कोलिजन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एग्जांपल दे रखा है कि एक आपके पास रॉड है AB जिसका मास m है, लेंथ L है, इज लेइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ पार्टिकल ऑफ मास m ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस हिट द एंड ऑफ द रॉड विथ वेलोसिटी v0 इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB, द कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है। द कोलिजन इज इलास्टिक, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कोलिजन आपका इलास्टिक है, करा कि आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट। इस केस में आपका पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। अगर मैं बिफोर कोलिजन की कुछ सिचुएशन बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि ये आपके पास रॉड है जिसका उसने आपको मास m दे रखा है, लेंथ L दे रखा है, ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है। आपके पास ये इसका A एंड है और ये इसका एंड B है। एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, जो कि इस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसने बोला ट्रेवलिंग सरफेस हिट द एंड ऑफ द रॉड वेलोसिटी v0 इन द परपेंडिकुलर टू द AB। तो इस पार्टिकल का मास आपको दे रखा है, ये v0 से आ करके यहाँ पर ये हिट करने वाला है, इसका मास है स्मॉल m। और हिट करने के बाद क्या हुआ कि खुद तो रेस्ट पर आ गया, ठीक है, और आपका जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने वाला नहीं है। इस केस में आपकी रॉड VCOM वेलोसिटी से मूव करने लगी, ठीक है, VCOM से मूव करने लगी और ओमेगा से ही क्या करने लगी, रोटेट भी करने लगी, ठीक है। और ये जो आपका पार्टिकल है ये फाइनली कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। कहां पर आ गया, ये आ गया आपके पास रेस्ट पे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, तो सबसे पहली कहानी जो मुझे यहाँ पर समझ में आती है मैं उसको करते जाता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि मेरा F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है। अगर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं mv0 इक्वल टू mv0
ठीक है। एम वी नॉट इट इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो पार्टिकल तो आगे आपके पास रेस्ट पे, उसका तो फाइनली लीनियर मोमेंटम होने वाला नहीं है, ठीक है। और रॉड VCOM वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो यहां से VCOM मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम वी नॉट डिवाइड बाई कैपिटल एम, ठीक है। इट इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। फिर मैंने कहा कि टाउ एक्सटर्नल आपका 0 है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, लेकिन इस केस में जो मैं करा रहा हूं, ठीक है, इस केस में मैं जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। किसके पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट में यहां पर कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसके अबाउट कराऊंगा, तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एम वी नॉट इंटू का आर परपेंडिकुलर, उसके बारे में मैं बात अभी करता हूं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो पार्टिकल तो आपके पास आ गया रेस्ट पे, तो उसका फाइनली कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। केवल रॉड का है, रॉड आपका ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी, तो रॉड का आपके पास आने वाला है m इंटू आर वेक्टर और क्रॉस VCOM वेक्टर, ठीक है, और प्लस I और इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आर परपेंडिकुलर के बारे में बात करूं तो आपका आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, क्योंकि आप इस पॉइंट के अबाउट अपने टाउ एक्सटर्नल को 0 करके इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो, तो इट इज द L/2, ठीक है, इट इज द L/2। तो ये मेरे पास हो गया एम वी नॉट और इंटू का L/2, और ये मेरे पास हो गया 0, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर आप इसके अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हो तो आर परपेंडिकुलर कितना है, 0, इस केस में रॉड के लिए, ठीक है। आर परपेंडिकुलर कितना होने वाला है, 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो रॉड इसी के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा ml²/12 और इंटू का ओमेगा। वैसे पर एक चीज आपको और यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो आपकी रॉड है ना, ये आपकी रॉड है, ऐसे भी थी, ठीक है। फिर कुछ समय बाद इसके पास VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये रोटेट भी कर रही है, तो कुछ समय बाद आपकी रॉड कुछ ऐसी हो जाएगी पोजीशन में, ठीक है, और ये पोजीशन चेंज होता रहेगा और फाइनली क्या हो जाएगी कि ये रॉड आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाने वाली है। लेकिन ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एक लाइन पर ही लाई करने वाला है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि ये जो आपका होने वाला है ये हो जाएगा 0, ठीक। तो बाय द वे यहां से जो मुझे चाहिए, यहां से ये L और ये L कैंसिल आउट, ये 2 और ये 6, तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 mv नॉट डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू L, ये आ गई मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा कंडीशन में यहां पर क्या लगाने जा रहा हूं समझना, एनर्जी को लेकर के, ठीक है। और इसने यहां पर बोला है कि द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही होने वाली है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप वो कहोगे कि ये होगा हाफ mv0², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो आप कहोगे ये स्मॉल m वाला पार्टिकल तो रेस्ट पर आ गया, आपकी रॉड चल रही है VCOM वेलोसिटी से, तो हाफ m इंटू VCOM का स्क्वायर और प्लस 1/2 I और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा आपके पास हाफ mv0 का स्क्वायर और इक्वल टू 0 और प्लस का 1/2, ये हो गया कैपिटल M, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके पास हो गया mv0 डिवाइड बाई कैपिटल M का स्क्वायर और प्लस का 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो जाएगा ml²/12, ठीक है। और ये आपके पास हो गया ओमेगा भी आपने निकाल दिया 6 mv0 और डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू L और इसका स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो पहली बात तो 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट, तो ये आप करो mv0 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया कैपिटल M, ठीक है, और ये हो गया mv0 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कैपिटल M का स्क्वायर और ये हो गया प्लस का ml²/12, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 6m का स्क्वायर और इंटू V0 का स्क्वायर और डिवाइड भी आपके पास हो गया m² L²। देखो ये L² से L² कैंसिल आउट करो, एक m से यहाँ पर एक m, एक m से यहाँ पर एक m, और ये V0², तो यहां से आपके पास बच जाएगा स्मॉल m इक्वल टू m² डिवाइड बाई कैपिटल M और प्लस का ये आपके पास हो जाएगा 1/12
और इंटू का 36m², ठीक है, और डिवाइड बाई कैपिटल M। ठीक है, अब यहां से अगर देखो तो इसको भी आप हटा ही दो, ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इक्वल टू 1, ये हो गया आपके पास स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, और ये हो गया 3 टाइम्स ना, तो ये आपके पास हो गया प्लस का 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल। ठीक है, तो आपको स्मॉल m बाई कैपिटल M के साथ वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो ये हो गया स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 3, दैट इज इंप्लाइज स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M आपके पास हो गया 1/4। ये निकल करके आपके पास आ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि अ पॉइंट P ऑन द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द डिस्टेंस AP। अब होता क्या है ना कि कोलिजन के बाद ये कह रहा है कोई एक पॉइंट तो होने वाला है जो कि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन रेस्ट पर होगा। ठीक है, मैंने कहा कि बिल्कुल होगा। आपको ये चीज समझ में यहाँ पर आ रहा है कि ये रॉड रोटेट भी करने वाली है, ट्रांसलेट भी करने वाली है, तो हर एक पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी आने वाली, एक r/ω वाला और एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। ठीक है, जो हम वहां पर बात किए थे कि जब आपका बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टोरियल सम। ठीक है, तो यहां पर भी वही होने वाला है। और जो पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन रेस्ट पर होगा, ठीक है, मान लेते हैं पहली बात तो आप पहले ये समझो कि वो पार्टिकल ऊपर हो सकता है कि नीचे। तो आपके दिमाग में यहां पर एक चीज आ रहा होगा, आप किसी भी पार्टिकल को देखो, चाहे आप यहां पर एक पार्टिकल को देखो, चाहे यहां पर आप एक पार्टिकल को देखो, इसका ये v तो इधर ही होने वाला है VCOM, और ये भी इधर होने वाला है VCOM। अगर इसको रेस्ट पर कराना है, ठीक है, अगर इसको रेस्ट पर कराना है तो पहली बात मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो VCOM है वो ओमेगा और इंटू ये जो डिस्टेंस हो, ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को मैं x बोल दूं और इस डिस्टेंस को भी मैं x बोल दूं तो ये समझ में आ रहा है कि ये ओमेगा इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, नहीं इसके अपोजिट। तो ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है। तो आप खुद सोचो, जब आप यहां पर आओगे और ओमेगा और इंटू आर लिखोगे तो इसका ओमेगा इंटू एक्स इस डायरेक्शन में होने वाला है और इसका इसी डायरेक्शन में होने वाला है। मतलब ये पार्टिकल तो रेस्ट पर नहीं हो सकता जो ऊपर है, तो आपके लिए ये पार्टिकल है जो कि यहां पर होने वाला है इस सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे, जो कि रेस्ट पर होगा। तो सेकंड पार्ट को मैं यहीं पर देखो करके दिखाता हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने निकाल दिया था mv0 डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है, और इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी निकाल रखा था 6mv0, ठीक है, 6mv0 और डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू L और इंटू का x। तो ये देखो यहां से ये कैंसिल आउट, mv0 से mv0 कैंसिल आउट। तो यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, L/6। और इसने आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस AP। तो ये आपके पास पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट A है। तो अगर आप AP की बात करने जाओगे तो आपको होगा ये होगा L/2 और प्लस का x ना, यहां से लेकर के सेंटर ऑफ मास का तक का डिस्टेंस L/2 और उसमें आप ये प्लस x को और ऐड कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा L/2 और प्लस का L/6। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये LCM हो गया 6, ये हो गया 3L और प्लस का L मतलब 4L/3, 4L/3 का मतलब 2L/3। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। अब सी कह रहा है कि फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट P आफ्टर दिस टाइम πL/3v0। अब देखना थर्ड केस, टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है πL/3v0, ठीक है, πL डिवाइड बाई 3v0। सबसे पहली बात तो इतने समय में आपका रॉड कितना रोटेट कर जाएगा, तो आपको हो गया ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा इंटू टी रोटेट करेगा। तो ओमेगा आपके पास कितना, आपको हो गया 6mv0 डिवाइड बाई कैपिटल M और इंटू L और इंटू का πL/3v0, ठीक है। तो यहां से ये v0 से v0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास कितना हो गया, L से L भी कैंसिल आउट, ये हो गया 6π और डिवाइड बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है, और डिवाइड बाई 3। तो स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है, इट इज द 1/4। तो यहां से ये आपके पास आ गया π/2, मतलब आपका रॉड ऐसे था,
आपका रॉड ऐसे था, ये आपके पास रॉड थी जो कि VCOM से मूव कर रही थी, ओमेगा से ये रोटेट कर रही थी, यहां से पर ये पॉइंट था। रॉड क्या हो गई, इतने समय में π/2 डिग्री रोटेट कर गई, मतलब रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। अब ये आपके पास VCOM है जो कि ये चल रहा है, ठीक है, और यहां पर ये आपके पास पार्टिकल है x डिस्टेंस पे, पार्टिकल P। तो इस पार्टिकल P के पास एक तो इस डायरेक्शन में है VCOM, और ये रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही थी, तो इस डायरेक्शन में इसके पास हो जाएगा ओमेगा इंटू x, ठीक है। तो अगर आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में जानना चाहो, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो VCOM, ठीक है, और ओमेगा इंटू एक्स भी VCOM के बराबर ही होने वाला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वही सबने उसको डिराइव किया है। अगर आप चाहो तो इसको ओमेगा इंटू एक्स करोगे तो उसी बराबर ही आएगा, ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना। यहाँ पर आपने ओमेगा इंटू एक्स को इसी के बराबर करके निकाला एक्स की वैल्यू, तो ये इसी के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो, तो ये पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ VCO, और ये आपने निकाल रखा है। तो ये प्रॉब्लम यहीं तक ये पूछ रहा था, ठीक है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम बनेगा कि ये यहाँ पर जाकर के स्टिक होकर जब साथ साथ चलने वाले हैं, उसका हमने केस डिस्कस कर लिया है, ठीक है, उसका हमने केस डिस्कस कर लिया। इसके प्रॉब्लम को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो हम उसको वहां पर देख लेंगे, ठीक है।